जादुई कैमरा। सिया और सिम्बा दोस्त हैं। दोनों साथ ही खेलते और लड़ते भी थे। एक दिन सिया और सिम्बा लूडो खेलते वक्त, आज तो मैं तुम्हें लूडो में हरा ही दूंगी। हाँ हाँ देखते हैं, पिछले गेम में भी तुमने यही बोला था। पिछले गेम में तुमने चीटिंग की थी। मैंने चीटिंग नहीं किया था। चलो आज तो जीत कर दिखाओ। दोनों गेम खेलने लगते हैं। सिया आज फिर से हारने लगती है तो वो पूरा लूडो बोर्ड पलट देती है। लो, अब फिर से हार रही थी तो बोर्ड ही पलट दिया। मैंने नहीं बोर्ड पलटा, बोर्ड हवा से उलट गया। झूठ मत बोलो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही। चलो फिर एक बार और खेलते हैं, और इस बार तुमने बोर्ड पलटा ना, मैं तुम्हारी गुड़िया तोड़ दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगी। तभी बाहर से आवाज आती है, खिलौने वाला आया, खिलौने वाला। नई नई प्यारी प्यारी गुड़िया भी लाया, गाड़ी लाया, चश्मा संग कैमरा भी लाया। आओ बच्चों, अपनी पसंद के खिलौने लेकर जाओ। चलो खिलौने देखते हैं। चलो चलो। सिया और सिम्बा खिलौने देखने चले जाते हैं। तरह तरह की रंग बिरंगे खिलौने होते हैं उसके पास। मैं ये कैमरा लूंगा। और मैं ये गुड़िया लूंगी। दोनों अपने खिलौने लेकर बहुत खुश थे और घर जाने लगे। तभी सिम्बा अपने कैमरे से एक कुत्ते का फोटो खींचता है और वो कुत्ता वैसे ही मूर्ति बन जाता है। ये कैसा कैमरा है? मैंने ऐसे इस कुत्ते का फोटो लिया और ये मूर्ति बन गया। ये कैसे हो सकता है? देखो, मैं इस बकरी की फोटो लेता हूँ। सिम्बा उस बकरी का फोटो लेता है और वो बकरी भी मूर्ति बन जाती है। ये तो जादुई कैमरा है। इससे जिसकी फोटो ले रहे हैं वो मूर्ति बन जा रहा है। हमें इस कैमरा को तोड़कर फेंक देना चाहिए। कोई इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। वाह, इससे तो अपने मास्टर जी को मूर्ति बना दूंगा। फिर वो मुझे इतनी होमवर्क नहीं दे पाएंगे। तुम ऐसा नहीं करोगे। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? सिम्बा दौड़ के भागने लगता है। सिया उसको रोकने की कोशिश करती है। सिम्बा उसका भी फोटो ले लेता है और सिया भी मूर्ति बन जाती है। आओ, मुझे रोकोगी? मैं भी देखता हूँ तुम कैसे रोकोगी मुझे। सिम्बा उस कैमरे को लेकर बहुत खुश था और उछलता कूदता हुआ अपने घर के पास से गुजर रहा था। तभी सिम्बा की माँ, अरे बेटा सिम्बा, तुमने आज भी अपना नाश्ता नहीं किया। रोज रोज ऐसे ही तुम खाना बर्बाद करते हो। मैं बाद में खा लूंगा मम्मी। अभी खाकर जाओ। अभी मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। ऐसा कौन सा जरूरी काम है तुम्हें? मैं मास्टर जी को मूर्ति बनाने जा रहा हूँ। वो कैसे भला? मेरे इस जादुई कैमरा से। ये कैसे हो सकता है? ये जादुई कैमरा है। इसे जिसकी फोटो लेते हैं वो मूर्ति बन जाता है। सिम्बा की मम्मी कुछ बोल ही रही थी कि सिम्बा अपनी मम्मी की फोटो ले लेता है और सिम्बा की मम्मी मूर्ति बन जाती है। सिम्बा को अब मजा आने लगा था। वो पेड़, पानी, जानवर और गांव के लोगों का फोटो लेकर उनको मूर्ति बनाने लगा। फिर सिम्बा मास्टर जी के पास पहुंचा। क्या बात है सिम्बा, आजकल तुम्हारा पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। स्कूल क्यों नहीं आते हो? आप मुझे मुर्गा बना देते हो। मार्क्स भी तो तुम अंडा लाते हो। सिम्बा को गुस्सा आ जाता है और वो मास्टर की लाठी लेकर भागने लगता है। मास्टर जी उसके पीछे भागते हैं। सिम्बा आगे, मास्टर जी पीछे। भागते भागते दोनों खेत में पहुंच जाते हैं। रुक बदमाश, आज मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मम्मी से करता हूँ। पहले मुझे पकड़ कर तो दिखाओ। मास्टर जी उसकी तरफ गुस्से में आने लगते हैं। सिम्बा अपने कैमरे से मास्टर जी का फोटो निकाल लेता है और मास्टर जी वहीं पर मूर्ति बन जाते हैं। सिम्बा मास्टर जी को देखकर हंसने लगता है और उनके सर पर एक मटका रखकर उनको एक स्केरक्रो बना देता है। सारे बच्चे वहां आ जाते हैं और मास्टर जी को देखकर हंसने लगते हैं। अब सिम्बा अपने मन की करने लगता है। ऐसे ही करते करते उसने पूरे गांव को मूर्ति में बदल दिया होता है। पहले दिन तो सिम्बा को बहुत मजा आता है और वो शान से
पूरे गांव में घूमने लगता है। उसका जो मन करता वो वही करता। वाह, आज ना चिड़िया बोल रही है, ना कुत्ते भौंक रहे हैं, ना ही स्कूल जाना है, ना ही सिया की बकबक सुननी पड़ रही है। शाम होते होते सिम्बा अकेले बोर होने लगता है। वो पूरे गांव में घूमने लगता है। वो किसी के साथ खेल भी नहीं पा रहा होता है। अब धीरे धीरे सिम्बा अपने परिवार और सिया को याद करने लगता है। उसको समझ आ जाता है कि वो उन सबके बिना नहीं रह सकता है और सिम्बा अकेले बैठकर रोने लगता है और अपने कैमरा को देखता है। सब इस कैमरे की वजह से हुआ है। ना ही कैमरा मेरे पास आता, ना ही मुझे ये सारी सूझती। सिम्बा जोर से कैमरा को पटक देता है। कैमरा के टूटते ही सारे लोग जो मूर्ति बने थे वो वापस से इंसान बन जाते हैं। सिम्बा सबको फिर से पहले जैसा देखकर बहुत खुश हो जाता है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं आप सबके बिना नहीं रह सकता। चलो अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। विशाल आदमी। पालमपुर एक छोटा सा गांव है जहां का सरपंच मुरारी लाल है। मुरारी लाल बहुत ही चालाक सरपंच था। उसे अच्छे से पता था भोले भले गांव वालों को कैसे उल्लू बनाना है। वो कभी झूठी बातों में फंसा कर तो कभी मार पीट कर भोले भाले गांव वालों से अपनी बात मनवा ही लेता था। सारे गांव वाले उससे परेशान रहते हैं। मास्टर सुरिंदर मुरारी लाल की चाल को अच्छे से समझ जाता है और गांव वालों को भी समझाने की कोशिश करता है। एक दिन मास्टर जी कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें मन्नू की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। अरे मन्नू, क्या हो गया? क्यों गला फाड़ फाड़ कर रो रहे हो? क्या बताएं मास्टर जी, मुरारी के आदमी आए थे और उधार के ब्याज मांग रहे थे। हम बोले 2 दिन में दे देंगे तो हमको मारने लगे और मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए कुछ गहने भी बनवा कर रखे थे, वो उसे उठाकर ले गए। हाय हाय, मेरी तो किस्मत फूट गई। अब हम अपने छुटकी की शादी कैसे करवाएंगे? तुम लोग कब तक चुप रहोगे? कोई आवाज क्यों नहीं उठाते हो तुम लोग उसके खिलाफ? पास में खड़ा गंगाधर बोलता है, हम लोग गरीब आदमी हैं। अगर कोई बोलता भी है तो मुरारी लाल उसको मार पीट कर मुंह बंद कर देता है। मास्टर जी मन्नू को दिलासा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद से बातें करने लगते हैं। अब कोई चमत्कार से ही इस गांव के लोगों का कल्याण होगा। कब तक इस अत्याचार को सहेंगे ये बेचारे लोग? और मास्टर जी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ खड़ा पेड़ एक विशाल आदमी में बदल जाता है। वो मास्टर जी की सारी बातें सुन लेता है। ये गांव के लोग बहुत भोले भाले हैं और वो सरपंच मुरारी लाल इसी बात का फायदा उठाकर इन लोगों को उल्लू बनाते हैं। मैं इस गांव वालों को इससे छुटकारा दिलाकर ही रहूंगा। गांव वालों की नजर विशाल आदमी पर पड़ती है। सभी उसको देखकर डर जाते हैं। गांव वालों को ये लगता है कि ये मुरारी लाल का कोई आदमी है। सारे गांव वाले उसको देखकर भागने लगते हैं। गांव वाले चिल्लाते हैं, भागो भागो। इतने में ये बात मास्टर जी के कान में भी पड़ती है। क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे वो मुरारी लाल ने एक विशाल आदमी को भेजा है। वो इतना विशाल है कि तुम सबको खा जा सकता है। क्या बात कर रहे हो? कल्लू हलवाई गिरते हुए भाग जाता है। मास्टर जी ये सब देख ही रहे थे। वो विशाल आदमी वहाँ आ जाता है। अरे भाई रुको, मेरी बात सुनो। मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूँ। अरे भाई लोग रुको, देखो वो कुछ बोलना चाहता है। सब रुकते हैं। मैं आप सबकी मदद करने आया हूँ। मुझे पता है मुरारी लाल तुम लोग पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं उसको सबक सिखा दूंगा। सभी ताली बजाने लगते हैं। वहीं गांव वालों के बीच रामू भी रहता है जो मुरारी लाल का खास आदमी है।
वो सारी बातें सुन रहा होता है। वो भागते हुए जाता है और मुरारी लाल को सारी बात बताता है। क्या विशाल आदमी, ये क्या बात कर रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ मालिक, विश्वास नहीं है तो आप खुद चलकर देखिए। आने दो, मैं भी देखता हूँ गाँव वालों को कितनी मदद करता है वो। यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है, मैं ना कहूँ तो एक पत्ता भी नहीं हिलता इस गाँव में। मुरारी लाल अपने बॉडीगार्ड शक्ति को बुलाता है। शक्ति भी 6 फीट का लंबा चौड़ा है और उससे सारे गांव वाले डरते हैं। मुरारी लाल शक्ति को सारी बातें बताते हैं। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं जाकर देखता हूँ, कोई भी हो मैं सबकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। शक्ति को देखकर सारे गांव वाले आज डरते नहीं हैं। शक्ति जाकर मुन्ना से अपना ब्याज का पैसा मांगने लगता है। ओए मुन्ना, आज तेरी आखिरी तारीख थी, आज पैसा नहीं दिया तो। तभी विशाल आदमी पीछे से आ जाता है और शक्ति को पकड़कर वो ऊपर बैठा देता है। तुम सबने आज तक बेचारे गांव वालों को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब नहीं। और वो विशाल आदमी शक्ति को हवा में गोल गोल घुमाकर फेंक देता है और शक्ति जाकर मुरारी लाल के पास जाकर गिरता है। हाय मोरी भैया, मैं तो मर गया। मुरारी लाल को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बहुत सारे लोगों को लेकर विशाल आदमी को बंदी बनाने जाता है। मुरारी लाल जैसे ही गांव पहुंचता है, लोग मुरारी लाल को घेर लेते हैं। मुरारी लाल के आदमी गांव वालों को लाठी से मारने के लिए आते हैं। तभी वहाँ विशाल आदमी आ जाता है। मुरारी लाल, आज तक तुमने इन भोले भाले लोगों को बहुत लूटा है। गांव वालों के सारे पैसे वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो तुम ही हो जिसने मेरे बॉडीगार्ड शक्ति को मारा था? तुम भी सुधर जाओ, वरना तुम्हें मैं उससे भी दूर फेंक दूंगा। गांव वाले हंसने लगते हैं और ताली बजाने लगते हैं। मुरारी लाल गुस्से से लाल होते हुए, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मुझ पर हंसोगे? विशाल आदमी को इतना मारो कि जहाँ से आया है वहीं पहुँच जाए। उसी वक्त मुरारी लाल के आदमी एक रस्सी का जाल बनाकर विशाल आदमी पर फेंकते हैं और वो उसको अपने रस्सी के जाले में बांध लेते हैं। ये देख सभी गांव वाले डर जाते हैं। तभी विशाल आदमी अपने हाथों को टहनियों में बदल लेता है और आसानी से उस रस्सी के जाल से बाहर निकल आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके हाथ है या टहनियाँ? इतने में मुरारी लाल के आदमी अपने अपने डंडे लेकर विशाल आदमी की तरफ बढ़ते हैं उसको मारने के लिए। लेकिन विशाल आदमी अपने मुंह से बीज निकालकर मुरारी लाल के आदमी पर हमला कर देता है और वो लोग डर कर भाग जाते हैं। विशाल आदमी मुरारी लाल के सारे आदमी को पानी पिला देता है। मुरारी लाल ये देखकर डर जाता है और गांव वालों से माफी मांगने लगता है। मुझे आप सब माफ कर दीजिए, मैं आप सबके सारा पैसा वापस कर दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल आदमी वहाँ से चला जाता है।